हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है संस्कार एकेडमी पिपला के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त चरण सिंह तोमर। मित्रों, जैसा कि आपको विदित है कि हमारा टॉपिक चल रहा है गुर्जर प्रत्याहार वंश, और गुर्जर प्रत्याहार वंश के बारे में हमारी जो है आगे चरण में इतने शासक कराने के बाद, यानी कई शासक हमने करा दिए, इसके बाद अब हम अंतिम चरण में हैं। गुर्जर प्रत्याहार जो है आज हम टॉपिक खत्म करने वाले हैं मित्रों, और आज के जो शासक हम पढ़ने वाले हैं वो शासक है मेहर भोज। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि समाज के अंदर गुर्जर प्रत्याहार जो शासक थे मेहर भोज, इनको लेकर के गुर्जर प्रत्याहार शासक मेहर भोज को लेकर के काफ़ी विवाद बना हुआ था। समाज यानी क्षत्रिय समाज और गुर्जर समाज के मध्य ये विवाद बना हुआ था। गुर्जर समाज के लोग जो है वो मेहर भोज को अपना शासक मानते हैं या अपना पूर्वज मानते हैं मित्रों, और उनकी जो मूर्ति है और जो बोर्ड है या बैनर है वो अपने जो गांव है या अपने जो शहर है वहाँ पर अपने स्थानों पर लगा रहे हैं मित्रों। और इसका विरोध जो है वो क्षत्रिय वंश के द्वारा किया जा रहा है। क्षत्रिय जो है वो इसका विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे शासक है, आप इनका जो प्रतिमा है इस प्रतिमा को क्यों लगा रहे हैं। इसका विवाद लगा हुआ है मित्रों, और ये चल रहा है। तो मित्रों, आज हम आपको बता देते हैं कि मेहर भोज जो थे वो एक क्षत्रिय शासक थे मित्रों, और क्षत्रियों की राजपूत शाखा के मैंने आपको उत्पत्ति के बारे में भी बताया था कि गुरु वशिष्ठ ने जब यज्ञ किया आबू पे, तो उस यज्ञ में से 4 राजपूतों की उत्पत्ति हुई, प्रत्याहार, परमार, चालुक्य, चौहान। और ये प्रत्याहार वही प्रत्याहार है मित्रों, और ये प्रत्याहार जो है इनका नाम प्रत्याहार क्यों पड़ा, ऐसा मैंने पिछली वीडियो के माध्यम से आपको बताया है। प्रत्याहार जो है वो प्रत्याहारों को काम करने के कारण, यानी द्वारपाल का काम करने के कारण इनका नाम प्रत्याहार पड़ा। और ये गुजरात प्रदेश, जोधपुर के अंदर ये गुजरात प्रदेश का जो क्षेत्र है उसमें रहने के कारण इनका नाम गुर्जर प्रत्याहार पड़ा था। तो मित्रों, ये राजपूत है, क्षत्रिय है, ये सभी के शासक है मित्रों, और हमें आपसी मनमुटाव, समाज के जो आपसी मनमुटाव है उसको मिटाना है, और जो गुर्जर समाज और क्षत्रिय समाज के मध्य जो मतभेद बना हुआ है उसको आपको समाप्त करना है मित्रों। ये जो है सभी के पूजनीय है। हम तो बात करते हैं ये हमारे महापुरुष हैं, और हम सभी को इनकी पूजा करनी चाहिए मित्रों, क्योंकि इन्होंने क्या है, इन्होंने हमारे इतिहास को ऐसा परिवर्तित किया, यानी इतिहास में इन्होंने अपनी वीरता से, अपने कार्यों से पूरा इतिहास रच दिया मित्रों। तो ये हमारे महापुरुष हैं, हम सभी को इनकी क्या पूजा करनी चाहिए। आज बात करते हैं इन मेहर भोज की। तो मेहर भोज का टाइम जो है वो है मित्रों 836 से 885 ईस्वी। 836 से 885 ईस्वी ये शासक बनते हैं मित्रों। अगर हम बात करें कि मेहर भोज जो है, मेहर भोज अपने पिता रामभद्र की क्या करते हैं मित्रों, हत्या कर देते हैं। मेहर भोज जो है अपने पिता रामभद्र की हत्या कर देते हैं, और इसके पीछे कारण भी था मित्रों कि आपने पढ़ा नागवट द्वितीय के बाद हमने ये शासक लिया है, लेकिन नागवट के बाद एक शासक हुए रामभद्र, और रामभद्र गद्दी पर बैठे। लेकिन क्या होता है मित्रों, इतिहास में सबसे कमजोर शासक माने जाते हैं। इतिहास में गुर्जर प्रत्याहारों में सबसे कमजोर शासक और सबसे दीन शासक जो है वो रामभद्र माने जाते हैं। रामभद्र का जो पुत्र होता है उसका नाम है मेहर भोज, और मेहर भोज जो है वो ऐसी स्थिति देख करके और बड़े ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि हमारे जो पिताजी हैं वो इस तरीका के शासक हैं। इससे तो अच्छा है कि इनको मार करके और गद्दी जो है अपने हाथ में ले ली जाए, और ऐसा ही होता है मित्रों। मेहर भोज जो है अपने पिता रामभद्र की क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं, और इसके कारण मित्रों ये प्रत्याहारों के पितृहंता कहलाते हैं। पितृहंता के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में जो वीडियो हमारी निकल गई है उन वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पितृहंता की हर वंश में पितृहंता हुए हैं, हर वंश में पितृहंता हुए। अगर हम बात करें पितृहंता की, पितृहंता, तो देखिए मैंने चौहान जब कराए थे आपको, तो चौहानों का पितृहंता, तो चौहानों का पितृहंता जो है वो है जगदेव। चौहानों का पितृहंता कौन है मित्रों, जगदेव। अब बात करते हैं मेवाड़ का पितृहंता, मेवाड़ का पितृहंता, और मेवाड़ का पितृहंता है ऊदा। मेवाड़ का पितृहंता कौन है मित्रों, ऊदा, क्योंकि ऊदा ने महाराणा कुंभा की क्या की थी, हत्या की थी। तो अपने पिता कुंभा की हत्या की थी किसने, ऊदा ने, इसलिए से मेवाड़ का पितृहंता। उसके बाद हम बात करते हैं गुर्जर प्रत्याहारों का पितृहंता, गुर्जर प्रत्याहार। तो गुर्जर प्रत्याहारों का
गुर्जर प्रतिहारों का पितृहंता की हम बात करें तो वो कौन है? मिहिरभोज। कौन है मित्रों? मिहिरभोज। और मिहिरभोज जो है इन्होंने अपने पिता रामभद्र की हत्या की थी। और क्यों की थी? उसका कारण क्या था? क्योंकि रामभद्र एक अकुशल शासक थे, इसलिए मिहिरभोज ने उनको गद्दी से हटा करके, यानी गद्दी से हटा नहीं, उनकी हत्या कर दी, गद्दी से अपने आप ही हट गए और गद्दी पर बैठे कौन? मिहिरभोज। अगर हम बात करें मारवाड़ की, मारवाड़, तो मारवाड़ का पितृहंता जो है वो है राव मालदेव। राव मालदेव, राव मालदेव। तो राव मालदेव जो है वो कौन है? मारवाड़ के पितृहंता है मित्रों। अगर हम बात करें भारत का पितृहंता, भारत का पितृहंता, बिंदुसार, जिसने अजातशत्रु की हत्या की थी, हर्यक वंश का हुआ है मित्रों बिंदुसार। तो ये कौन है? ये पितृहंता है मित्रों। अब बात करते हैं ग्वालियर प्रशस्ति, और ग्वालियर प्रशस्ति जो है वो मिहिरभोज की है। ग्वालियर प्रशस्ति किसकी है मित्रों? मिहिरभोज की है। और इस ग्वालियर प्रशस्ति में पूर्ण जानकारी मिलती है किस शासक के बारे में? गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिरभोज के बारे में ग्वालियर प्रशस्ति में सारी जानकारी मिलती है। उसके बाद हम बात करें, ये वैष्णव धर्म का क्या था? संरक्षक। वैष्णव धर्म का संरक्षक था कौन? मिहिरभोज। इसने वैष्णव धर्म को बढ़ावा दिया, ये वैष्णव धर्म का समर्थक था। और इससे पहले हमने एक बसराज पढ़ा था मित्रों, और बसराज जो थे वो शैव धर्म का अनुयायी था। शैव धर्म का अनुयायी थे कौन था? बसराज। लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी? किसकी बात कर रहे हैं हम मिहिरभोज की बात करें तो ये वैष्णव धर्म का अनुयायी था मित्रों। वैष्णव धर्म की जो शाखा है, अगर हम बात करें वैष्णव संतों की, तो वैष्णव संत जो है उनकी संख्या 12 है मित्रों। इनको बोलते हैं आलवार। तो आलवार संत बोलते हैं इन्हें, वैष्णव धर्म के वो मानने वाले आलवार होते हैं, इनकी संख्या 12 होती है। नैनार और शैव जो होते हैं वो होते हैं शिव को मानने वाले। नैनार और शैव जो होते हैं वो शिव को मानने वाले होते हैं। शाक्त जो होते हैं वो शक्ति या देवी की उपासना करते हैं मित्र। तो वैष्णव धर्म को संरक्षण दिया था किसने? मिहिरभोज ने। उसके बाद ये कट्टर धर्म, कट्टर क्या था? विरोधी था किसका? इस्लाम का। इस्लाम धर्म का कट्टर विरोधी था कौन? मिहिरभोज। यानी कि इस्लाम धर्म की हम बात करें तो एक इस्लाम धर्म के इस्लाम जो शासक हैं उन्होंने इस पर आक्रमण किया। मिहिरभोज ने क्या किया? उसको सिंध नदी के पार तक भगा दिया और उसने जो ताजिए निकाले थे मित्रों, उस ताजियों को अपनी तलवार से काट करके और वहीं जमीन में जमीन दोज कर दिया, जमीन में गाड़ दिया मित्रों। यानी कि जो मुस्लिम शासकों ने इन पर आक्रमण किया उनको सिंध नदी के पार तक भगा दिया और इन्होंने उनके द्वारा निकाले गए जो ताजिए थे उनको काट करके जमीन में दफना दिया मित्रों। तो ये जो है कट्टर विरोधी हैं किसके? इस्लाम के, इस्लाम धर्म के कट्टर विरोधी हैं। और मित्रों अब बात करते हैं उनकी उपाधियों की। तो उपाधि कौन कौन सी हैं? तो पहली उपाधि है आदि बरा और दूसरी है प्रभास पाटन। आदि बरा की जो उपाधि है उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है मित्रों? वो है ग्वालियर अभिलेख या ग्वालियर प्रशस्ति। तो ग्वालियर प्रशस्ति से हमें किसकी उपाधि की, कौन सी उपाधि? मिहिरभोज की जो उपाधि है कौन सी? आदि बरा। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ग्वालियर प्रशस्ति से। और बात करें प्रभास पाटन, और ये जानकारी जो मिलती है वो मिलती है दौलतपुर अभिलेख से। दौलतपुर अभिलेख में मिहिरभोज को जो उपाधि दी गई है वो है प्रभास पाटन। यानी कि प्रभास पाटन उपाधि जो है उसका उल्लेख दौलतपुर अभिलेख में मिलता है। बात करते हैं प्रतिहार वंश का जो महानतम शासक माना जाता है। प्रतिहार वंश का महानतम शासक माना जाता है कौन? मिहिरभोज। और मित्रों बात करते हैं अरबी यात्री सुलेमान जो है, अरबी यात्री सुलेमान जो है वो मिहिरभोज के बारे में जानकारी देते हैं। अरबी यात्री सुलेमान जो है वो मिहिरभोज के बारे में जानकारी देते हैं कि मिहिरभोज जो है वो अरबों का अमित्र है, अरबों का अमित्र है, इस्लाम का शत्रु है, इस्लाम का शत्रु है। इसे बरुआ कहा गया है। किसने? अरबी यात्री सुलेमान ने किसको? मिहिरभोज को क्या कहा है? बरुआ कहा है। और मित्रों हिंदुस्तान को काफिरों या काफिलों का जो देश है वो भी किसने? अरबी यात्री सुलेमान ने कहा है। हिंदुस्तान को काफिरों का देश कहा है किसने?
किसने कहा है? सुलेमान ने। ये कौन था? अरबी यात्री था। बात करते हैं मीरभोज। तो मीरभोज के समय चांदी और तांबे के सिक्के मिले हैं मित्रों। मीरभोज के समय के चांदी और तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं। उसके बाद बग्रमा लेक है, ये है उत्तर प्रदेश में। बग्रमा लेक कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। और इस उत्तर प्रदेश के बग्रमा लेक में संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला शासक कहा गया है। संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला शासक किसको? मीरभोज को। किस लेक में? बग्रमा के अभिलेख में या लेख में, जो कहाँ पे है? यूपी में मित्रों। उसके बाद हम बात करें कि जयशक्ति नाम का एक शासक जो कहाँ का था? कालिंजर का शासक था। जयशक्ति कालिंजर का शासक। और कृष्णा द्वितीय जो राष्ट्रकूट शासक था, उसको क्या किया? हराया था मित्रों। और मैंने आपको त्रिपक्षीय संघर्ष में बताया था, पिछली वीडियो में मैंने त्रिपक्षीय संघर्ष कराए थे आपको। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में बताया भी था कि मीरभोज के समय क्या हुआ था? अंतिम जो है त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था मित्रों। और इस त्रिपक्षीय संघर्ष में मीरभोज की जो है वो विजय हो जाती है। क्यों? क्योंकि कृष्णा द्वितीय जो है राष्ट्रकूट शासक इसको हरा देता है। कौन? मीरभोज। उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये हमारे शासक हुए कौन से? मीरभोज के बाद हम बात करते हैं महिपाल की। तो मित्रों महिपाल प्रथम की हम बात करें तो ये जो है आर्यावर्त का महाराजाधिराज, ये क्या है? इनकी उपाधि है मित्रों। तो इनकी उपाधि है, कई उपाधियां हैं। तो आर्यावर्त का महाराजाधिराज, उसके बाद रघुकुल मुक्तामणि, और अगली भी है कि रघुकुल मुकुटमणि, ये क्या है? इनकी उपाधियां हैं। उसके बाद विनायक पाल और हेरम्बपाल, ये भी क्या है? महिपाल प्रथम की क्या है मित्रों? महिपाल प्रथम की क्या है? उपाधियां हैं। इसके बाद हम बात करें कि महिपाल प्रथम के टाइम पर अरबी यात्री कौन आए थे? अल मसूदी आए। अरबी यात्री अल मसूदी आए और इन्होंने क्या की थी? भारत की यात्रा की थी। और इन्होंने महिपाल प्रथम के शासन को देखा और उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की थी। किसने? अल मसूदी ने एक ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम है मिडास ऑफ गोल्ड नामक पुस्तक जो है वो अल मसूदी के द्वारा लिखी गई मित्रों। और इस पुस्तक में, मिडास ऑफ गोल्ड नामक पुस्तक में प्रतिहारों को जुर्ज कहा गया है। क्या कहा गया है? जुर्ज। तो जुर्ज कहा गया है किस पुस्तक में? मिडास ऑफ गोल्ड पुस्तक में। मिडास ऑफ गोल्ड पुस्तक किसकी है? अल मसूदी की है। अल मसूदी कौन था? अरबी यात्री था जो किसके टाइम पर आया था? महिपाल प्रथम के टाइम पर यात्रा पे आया था। इसके बाद हम बात करें कि महिपाल प्रथम ने इंद्र तृतीय जो राष्ट्रकूट शासक था, जो कन्नौज का अधिकारी था, कन्नौज का शासक था इंद्र तृतीय, इस इंद्र तृतीय को क्या किया? हराया। और मित्रों जो कन्नौज है उस पर अपना अधिकार कर लिया। बात करते हैं प्रतिहारों के पतन की। तो प्रतिहारों का जो पतन है वो महिपाल प्रथम के समय से ही प्रारंभ हो जाता है। तो देखिए मित्रों, समय की बात है, समय आता है, राजाओं का समय आता है, लेकिन कई बार क्या होता है, कई शासक ऐसे आ जाते हैं जिनके कारण क्या हो जाता है? उस वंश का पतन प्रारंभ हो जाता है, पतन शुरू हो जाता है। तो ये शासक है गुर्जर प्रतिहार शासक। कौन से? महिपाल। यानी कि मीरभोज तक तो इनकी शक्ति जो है वो जबरदस्त बनी हुई है और इन्होंने पूरे शासन को व्यवस्थित बनाए रखा। लेकिन महिपाल प्रथम के बाद में इसका क्या होने लगा? पतन होने लगा मित्रों। उसके बाद देखिए शासक रह जाते हैं कुछ, दो शासक रह जाते हैं, राजपाल और यशपाल। राजपाल की बात करें तो 1020 ईस्वी में महमूद गजनवी जो है, 1020 ईस्वी में महमूद गजनवी क्या करता है? इसके समय पर आक्रमण करता है और इसे पराजित कर देता है। महमूद गजनवी किसको? राजपाल को पराजित कर देता है मित्रों। उसके बाद में अंतिम शासक जो है वो यशपाल कहे जाते हैं। अंतिम शासक जो है वो यशपाल कहे जाते हैं। और मित्रों क्या होता है? यशपाल जो कन्नौज के अधिकारी थे, जो यशपाल हैं, अंतिम गुर्जर प्रतिहार शासक यशपाल जो है वो कन्नौज के शासक थे। उस टाइम पर गैड़वाल वंश का एक शासक था जिसका नाम था चंद्रसेन गैड़वाल। गैड़वाल वंश का एक शासक था जिसका नाम था चंद्रसेन गैड़वाल। और चंद्रसेन गैड़वाल जो है वो यशपाल जो है गुर्जर प्रतिहार शासक यशपाल, उस पर आक्रमण कर देता है और कन्नौज को जीत लेता है। अब क्या होता है मित्रों? कन्नौज पर गैड़वाल वंश का आधिपत्य हो गया। कन्नौज जो है वो गैड़वाल वंश के पक्ष में आ गया और इसका शासक जो है वो चंद्रसेन गैड़वाल बन गए।
कहते हैं गढ़वाल वंश